ये जगह बेटमैन का टनल है और ये सान पाउलो को तब्दील करने की अलामत है ताकि उसे ज्यादा महफूज बनाया जा सके। कभी यहाँ बेफिक्र होकर चलना एक खतरनाक फैसला था। यहाँ हजारों सयाहों को मारा पीटा गया और उनके हजारों मोबाइल फोन्स छीन लिए गए। फौरन बेटमैन की तस्वीर वाला ग्राफिटी आया। ग्राफिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। ये इलाका एक बहुत बड़े आर्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया। अब ये सान पाउलो के सबसे महफूज मकामात में से एक है, शनाख्त बन चुका है। सान पाउलो न सिर्फ ब्राजील बल्कि जमीन के पूरे जनूबी निस्फ कुरा का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुख्तलिफ कौमियतों और रंदत के लोगों का एक मिला जला मजमुआ है। मेरे पास ट्रांससेक्सुअल्स और लड़कियां भी आती हैं। इसी वक्त सान पाउलो को ब्राजील का सबसे खतरनाक शहर भी कहा जाता है और यहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्या मैं इस आदमी के पीछे भाग सकता हूँ? उसका कान के चक्राहा है, जेब में है। मैंने देखी कि एक गिरोह लड़कों ने एक लड़की से फोन छीन लिया। उसे मारा पीटा गया कि वो ऑपरेशन के लिए लेट गई और अपना चेहरा छुपाती रही। ब्राजील में महफूज मकामात नहीं है, यहाँ कुछ न कुछ तो है। इसके बावजूद ये एक मुतजाद हकीकत है, लेकिन ब्राजील दुनिया के सबसे रोशन और खुशहाल ममालिक में से एक है और बहुत से यूरोपीय लोग जब यहाँ आते हैं तो वापस नहीं जाते। समझते हो, जब तुम रोज आते हो, खास तौर पर ब्राजील के बाद, तो तुम पर एक उदासी की लहर आ जाती है, एक सियाही की लहर। और यहाँ सब मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ सब खुश नजर आ रहे हैं। ए ईसा, तुम्हें मोहब्बत है। शुक्रिया आपका। लेकिन कुछ लोग ब्राजील से ज्यादा नाखुशगवार वजूहात की बना पर वापस नहीं आते। एक लड़की से कहा गया कि वो पैकेज मुंतकिल करे और उसमें मुनशियात थी। एक जेल में है एक यूक्रेनी लड़का। सर, वो वाकई खौफजदा है। आग और सब जमा हो रहे हैं और ये लोग पकड़े गए कितने उदास हैं। शहर के मरकज शहर के मरकज में लोग वहाँ। तुम अभी टैक्सी से बाहर भी नहीं निकले हो और पहले ही घास की खुशबू आ रही है। फुटबॉल, कार्निवाल और टीवी सीरियल की रोमानी कहानियाँ। ब्राजील ऐसी चीज है जो ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। ये किस्त इस हैरत अंगेज मुल्क की हकीकी जिंदगी के बारे में होगी। मेरे YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब करो और हम शुरू करते हैं। Antônio Fagundes, Fábio Assunção, Regina Duarte, Carolina Dickmann, Murilo Benício, Marco Rica, Françoisa Forton, Otávio Augusto, Marcelo Serrado। ब्राजील और पुर्तगाल करीबी ममालिक हैं और उनके दरमियान बड़ा रास्त परवाजें हैं। मैं इनमें से एक पर सान पाउलो जा रहा हूँ। अटलांटिक के जरिए बड़े बड़े एयरलाइंस होते हैं। एक कतार में 10 सीटें हैं, 2-3 बार खाना मिलता है और बोर्ड पर वाईफाई भी है, लेकिन ये तैड है। ब्राजील उफक तक फैली हुई लामुत्तनाही जंगलात है और इन जंगलात के दरमियान लामुत्तनाही अमेज़न दरिया बहता है। शहर और हाईवे सान पाउलो के करीब आना शुरू हो गए हैं। पहली रात शहर के मरकज रुकने का फैसला किया। मैं वहाँ टैक्सी वाले के साथ जा रहा हूँ। दरख्त ठंडे रंगों में बीता। जितना शहर के मरकज के करीब जाएंगे, बाहर इतना ही खौफनाक होता है। अजीब राहगीर। गुनाह से दूर रहने के लिए मैं एक हॉस्टल में जा घुसता हूँ जहाँ महफूज है लेकिन बहुत सादा है। ये मेरा अलग 2 लोगों का कमरा है। ये एयर कंडीशनर है। ओ, बस ऐसे खिड़की बंद होती है और अब उसे खोल सकते हैं। कॉरिडोर में सबको पता चले कि क्या हो रहा है। सुबह अपने कमरे से बाहर निकलते ही मैंने ये जांचने की कोशिश की कि मैं कहाँ आया हूँ। सबसे पहले ये फौरन नजर आता है कि मैं मोहल्ले में सबसे पहले जागा हूँ। लोग हर जगह सो रहे हैं, बिल्कुल मसरूफ चौराहों पर जागने वालों के कदमों के नीचे, जो पहले ही अपने लिए अहम कामों में मसरूफ है। और मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ कमाने और खाने के लिए वे 4 लोग कचरे के पहाड़ों में कुछ कीमती चीज की तलाश में खुदाई कर रहे। ये तीनों पहले ही भरे हुए थैले उठाए हुए हैं, किसी किस्म की चीज की तलाश में। और यहाँ एक आदमी कपड़ों को छांट रहा है। व्यक्ति गुजरने वाले हसरत से इसकी कमाई को देख रहे हैं।
मैं दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक के मरकज में हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इमारतें खाली हैं जबकि दूसरी इमारतें महारत से मुकम्मल तौर पर पेंट की गई हैं। अगर कहीं से ढक्कन चोरी हो जाए तो बस उसे इस तरह ढांप दिया जाता है और भूल जाते हैं। हर कदम पर मैं बस रुक जाता हूँ और अजीबो गरीब चीजों पर हैरान होता हूँ, जैसे कि ये औरत जो बैग को कुत्ते की तरह पटा लगाकर खींच रही है। Когда вышел из хостела, сразу понял, что я слишком выгляжу здесь прилично, слишком чисто одет. Но когда увидел здесь 20 полицейских машин, как-то чуть полегчало. Не знаю. आगे जितना ये नर्वसनक होगा, लेकिन मैंने अपने सामान को दोनों हाथों से पकड़ रखा है। ये बैग ऐसा लगता है जैसे इसमें बहुत सारी कीमती चीजें भरी हुई हैं, तो हकीकत में यही है। ये मेरे लिए सब कुछ खौफनाक है। बच्चे यहाँ खुश हैं, उनके लिए सब कुछ ठीक है। वो शहर में हैं और आज खाना खाया। कहना नहीं कि सान पाउलो के मरकज में खौफनाक हालत। यहाँ का पुलिस स्टेशन एक किले की तरह लगता है। इसके बरक्स मैंने सिम कार्ड खरीदा। जिस आदमी मैंने सिम कार्ड खरीदा यहाँ फोन मत निकाला। मैं कुछ फिल्म बना रहा था, किसी सूरत में नहीं, क्योंकि यहाँ तक के इसके बावजूद कि सड़क के पार पुलिस का स्टेशन है, लोग उसके सामने से फोन निकाल रहे। ऐसा हुआ, हाँ फोन था और वो भाग गया। यहाँ वो दोबारा मुझे कहता है कि मैं बेवकूफ अपना फोन छुपा लूं। मैं ये कहता हूँ मैं एक गैर मुल्की सिम कार्ड को फाल नहीं कर सका। ये पुलिस वाला भी अपने छठी के वक्त मेरे लिए सिर्फ कर रहा था, फोन किया लेकिन फिर भी मुझे मदद नहीं कर सका। मेरे लिए एक खास और मुतवक्किल मसला बातचीत की जबान है। मैं तो नंबर के लिहाज से तैयार नहीं हुआ, बस हम ऐसे ही कागज पर कलम से बातचीत कर रहे हैं, नंबर जा रहे हैं। काफी अरसे बाद मुझे बातचीत करना इतना मुश्किल लग रहा है क्योंकि हर जगह लोग कुछ न कुछ अंग्रेजी बोल लेते हैं। जहाँ जहाँ मैं पिछले सालों में गया हूँ, यहाँ कुछ नहीं। सान पाउलो का मरकज इतना खौफनाक नहीं है, बस मैं इसके सबसे सियाहती हिस्से में नहीं आया। ये पावलिसता है, शहर की मरकजी सड़क, और यहाँ मैं अचानक तकरीबन इसी ब्राजील में पहुँच गया जिसका मैंने तसव्वुर किया था। यहाँ सब आतो गाते हैं या फिर नाचते हैं। रक्स करने वाले सूबे में बटे हुए हैं और जितनी बड़ी ग्रुप होगी इतनी ही ताकतवर डायनामिक्स और उसके मुंतजिम होंगे। यहाँ तो एक ट्रक स्पीकरों लाया गया है। यहाँ बहुत से ऊंचे इमारतों पर टावर्स हैं, इसी राब्ते की जो मेरे पास तक नहीं है। छोटे इमारतों में एक पुराना मंदिर बचा है। ब्राजीली पुर्तगाली बुनियादी तौर पर कैथोलिक है। ईसाई ईमान कम्युनिज्म और बाईं बाजू की तहरीकों से मोहब्बत से नहीं रोकता। हथौड़ा और छड़ी की झलक है जिसे किसी ने मिटा दिया है, और उन सुर्ख झंडों पर लूला की तस्वीर है, ब्राजील के सदर और सोशलिस्ट पार्टी के सदर। खुलासा ये कि इसे अक्सर बस कम्युनिस्ट कहा जाता है। सान पाउलो में LGBT के झंडे भी नुमायां हैं। ब्राजीलियों की मजहबी अकीदत इसमें रुकावट नहीं बनती और ब्राजील हर लिहाज से सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाले ममालिक में से एक है। पावलिसता पर सब कुछ एक साथ हो रहा है। यहाँ वीडियो की शूटिंग हो रही है। सामने चमकदार इश्तिहार है पैड्स का, जिसके साथ शो प्रोग्राम है। हुजूम में सैकड़ों लोगों ग्राहकों का मसाज किया जा रहा है और यहाँ बहुत से भीख मांगने वाले और लोगों के पाँव के नीचे सो रहे हैं। आज वो मुझे हर जगह मिल रहे हैं, जैसे बारिश के बाद जंगल में मशरूम। हर जगह तिजारत का शोर है, नारियल से लेकर पंप तक, और उसके साथ एक और शो भी जड़ा हुआ है जिसमें मैं शामिल हुआ। पुलिस आ रही है, अब जल्द ही वो हाथों में नहीं देते, शायद वो वाकई खौफजदा है। देखो आह, और सब जमा हो रहे हैं। पुलिस चंद सेकंड में ही आ गई और गैर कानूनी ताजिर खौफ के मारे भागने लगे। ये आदमी पुलिस भाग रहा है, वो अंदर आ रहे हैं।
वो उन्हें दोनों तरफ से दबा रहे हैं और उनको पकड़ लिया। देखो ये तो उदास है और देखो वहाँ दुकानें हैं, लगता है कि कानूनी है। पुलिस अभी अभी गुजरी है और ताजिर वापस आ रहे हैं। वो तिजारत की खुशबू की तरफ वापस आ रहे हैं। वो बस कोने के पीछे छप गए। तानी पाउलेस्टा पर चहलकदमी करती है और अजीब लोगों से मिलती है। और अमूमी तौर पर यहाँ जब अब मैं गलत नहीं कह रही, शायद 4 शायद 5 महीने पहले मैं जा रही थी और एक बिल्कुल नंगा आदमी खड़ा था, बिल्कुल नंगा, यहाँ तक कि इसके पास मोजे भी नहीं थे। रक्स कर रहा है, हाथी की तरह घूम रहा है और उसके हाथ में एक छोटा सा प्याला था पैसा जमा करना। और सच पूछें तो मुझे ऐसा लगता था कि गालिबन वो किसी चीज पर था, वो भूल गया था कि वो नंगा है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे। तो अमूमी तौर पर ये ब्राजील है। किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, मजाक है। जरा तसव्वुर करें, रूस में आपको दिन के वक्त एक मुकम्मल बरहना आदमी एक अवामी जगह पर नजर आता है जहाँ बच्चे चल रहे होते हैं। यकीनन कोई ना कोई या तो उसे मारेगा और पुलिस को बुलाएगा और दोनों ही करेगा। यहाँ लोग बस ऐसे ही हैं। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। मुझे याद है जब यहाँ इंतखाबात हो रहे थे तो ये सदर लूला उनके पास हैं। यहाँ लड़के सिर्फ पैदल मुजाहरे नहीं कर रहे थे बल्कि गाड़ियों के मुजाहरे भी कर रहे थे। वो लोग बिल्कुल ऐसे ही एक कतार में गाड़ियाँ चला रहे थे, खान बजा रहे थे, कुछ चला रहे थे, झंडे लहरा रहे थे। क्या सदर के खिलाफ भी मुजाहरा किया जा सकता है? यहाँ किसी के खिलाफ भी मुजाहरा किया जा सकता है। अब यहाँ डिप्रेशन के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये अमल ज्यादातर ऐसा है, ऐसी मालूमाती मौजू है क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ये क्या डिप्रेशन है, तुम उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ब्राजील में ऐसी क्या डिप्रेशन है? दर हकीकत मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जाती तौर पर जहनी सेहत बेहतर है। यहाँ हालात बेहतर हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि यहाँ जबरदस्त, सेहतमंद और सस्ती खाने की रसाई है। साओ पाउलो के जरिए जनूबी खत इस्तिवा गुजरता है, इसलिए यहाँ सर्दी और उदासी कम ही होती है। यहाँ मौसम में इस्तेहकाम है। यहाँ हमेशा सूरज निकलता है, बारिशें होती हैं, वो 40 मिनट से कम होती है। सर्दियों की सख्ती नहीं होती, हमेशा दर्जा हरारत मुस्बत रहता है, जिसमें कोई दबाव नहीं होता, इसलिए वो सब यहाँ ही है। मेरा चेहरा शायद सूरज की वजह से यहाँ सुर्ख हो गया है। सूरज के नीचे इतना वक्त नहीं गुजारता। तुम यहाँ मिलने वाले सबसे ज्यादा गोरे आदमी हो। मैं हमेशा सनस्क्रीन क्रीम लगाती हूँ वरना मेरे चेहरे पर छाइयाँ हो जाएंगी। 9 साल पहले मुंतकिल अकेली नहीं बिल्लियों के साथ आई। ये पागल पिन की तरह आसान साबित हुआ। मुझे इसमें 1 हफ्ता लगा दस्तावेजात की तैयारी। तानिया जापानी कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन रोज छोड़कर उसने नौकरी छोड़ दी। अब मैं हूँ फ्रीलांसिंग करती हूँ। 3D креаторством, всякие там анимации, 3D модели делаю. Ну, на жизнь здесь хватает. Здесь хватает, да, но мне кажется, в Москве не хватило бы. क्योंकि मुझे याद है मैंने मॉस्को में तनख्वाह पर कैसे गुजारा किया। हर महीने 70,000 रूबल। ये तो कम अज कम तनख्वाह नहीं समझी जाती, यानी कम अज कम तनख्वाह के तौर पर ये मॉस्को में काफी अच्छी तनख्वाह समझी जाती है, लेकिन मेरी आधी तनख्वाह तो किराए पर चली जाती थी। हाँ, कौन सी आधी, ज्यादातर तो किराए पर ही चली जाती थी। 1 कमरे का अपार्टमेंट, बिल्कुल दादी का। खाने पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे। हकीकत में मैंने बहुत कम बचत की। यहाँ पावलिस्ता में 1 महीने अपार्टमेंट किराया की कीमत क्या है? मैं 7,000 के बारे में सोचता हूँ रियाल। लेकिन यहाँ भी वो कर सकते हैं, फोन छीन ले या इसके चेहरे पर मुक्के मारे। हाँ, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर बड़े लोग मसलन वो फोन छीन लेते हैं जब वो ज्यादातर बुजुर्गों, रिटायर्ड लोगों पर हमला करते हैं। जक ब्राजीली है, वो यहाँ पावलिस्ता में नहीं बल्कि एक ज्यादा सादा इलाके में रहता है। 10 गन्ना सस्ता है। हम वहाँ इसके साथ ट्रेन और बस पर जा रहे हैं। तो बस जैसे हम अभी कर रहे हैं, कोई आकर छीन सकता है। И убежать? जा
ये सान पाब्लो का एक आम औसत इलाका है और हम फौरन तिजारत के अड्डे में पहुंच जाते हैं। चीजें फुटपाथ के साथ लटकी हुई हैं और अंडे ऊंची आवाज में बेचे जा रहे हैं। क्या फलों के बारे में क्या, ब्राजील वाकई एक सुपर पावर है और दुकानों पर बहुत रोशन और सस्ते बम पड़े हैं। यहाँ आम खास तौर पर अच्छे हैं। एक बड़े साइज के गोले के लिए $0.5। 4 आम $2। ये दिलचस्प है कि फल पहले ही प्लेट में हिस्सों में रखे गए हैं। मेरा ख्याल है वहाँ हर एक का वजन 1 किलो है। मार्केट के करीब एक मार्केट है, जाली के पीछे सख्त नजर आता है। Un pastel de frango con catupiry. Ага. Она поняла. Я чувствую, что я не так сказал, но она поняла. Это работало, да. Не знаешь португальский, останешься голодным. Это я понял уже в первый день. Obrigado. Ну-ка, деляшка. Ну а под ногами вы сами знаете что. Вот так люди нормально, что спят у вас по улицам просто? Да, да. ये वो सड़क है जहाँ अजीक रहता है। बिजली की तारों का जाल, बच्चे ज्यादातर सड़क पर बैठे हैं, जबरदस्त ढलवाने और पुरानी गाड़ियाँ जो कभी कभार बहुत जबरदस्त भी होती हैं। Это в машине. Нифига себе у него сабвуфер. लेकिन क्या ये इलाका मुतवस्सित अमीर या गरीब समझा जाता है? ये इलाका किस तरह समझा जाता है? ये गरीब है सच। गरीब लेकिन Есть вообще, есть что, фавелы есть, да? Это нет фавела. Но это бедный, это простый, потому что это как... अमीर इलाका ज्यादातर पीरियोस की तरह है, शायद मरकज में, लेकिन ये लोग वो किस काम में हैं? मसलन शायद वो बेचने वाले हैं। यहाँ ज्यादातर बेचने वाले रहते हैं और हर कोई वाकई बेचता है। वो मरकज में काम करते हैं, शॉपिंग में। और अजिक रहता है, शायद इसके वालिदैन यहाँ मुंतकिल होंगे, वो नहीं आए, कम ही सफाई करते हैं, लेकिन वो अच्छा पकाता है। इसके पास यहाँ ओवन है और माइक्रोवेव। मैं यहाँ रहना शुरू किया है तकरीबन 1 महीना पहले और मैं पहला हूँ जो यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। क्या? लेकिन तुम्हें मेहमान बुलाने की जरूरत है ताकि तुम सफाई करो। तुम कहाँ सोते हो? मैं सोता हूँ। तुम्हारे पास बहुत कमरे हैं, आप एक दोबारा ले सकते हैं। तुम यहाँ किराए पर दे सकते हो। हर ब्राजीली घर में आपको गैस का सिलेंडर नजर आएगा। मेरे ख्याल में ब्राजील में तकरीबन हर कोई ऐसे करते हैं। बहुत दिलचस्प है घर किस तरह बने हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा शायद सिर्फ कहीं रिजोर्ट्स पर ही मिलता है जहाँ ज्यादा से ज्यादा बेतरतीबी से तमीरात होती है। सब कुछ गैर मुतवक्के सा है। कोने के पीछे एक दरवाजा है तनसी सीढ़ियों से चढ़कर, फिर एक दरवाजा है दाईं तरफ और 3-4 सीढ़ियां हैं और बाईं तरफ एक और दरवाजा है। यानी एक तरह का फ्लोर है जो बाईं तरफ आधा मीटर ऊंचा है। क्या ये एक ही फ्लोर है और कब वो इसे फ्लोर समझते हैं, ये समझना मुश्किल है। बहुत बेतरतीबी है और ये बेतरतीबी खास तौर पर नजर आती है जहाँ हर घर की छत से कोने में आहनी रॉड्स बाहर निकले हुए हैं। ये वो इसलिए करते हैं कि अगर ऊपर मजीद 10 फ्लोर बनाने की जरूरत पड़े तो वहाँ आप जड़ सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं। ऊपर इसी वजह से बेतरतीबी। लेकिन मैं लाइम तो बालकोनी से हासिल कर सकता हूँ और पपीता मीटर के फासले पर उगता है। एक बड़ी अपार्टमेंट के लिए अजिक $140 अदा करता है। Здесь, в Сан-Паулу, если ты хочешь жить рядом с станцией, это очень-очень дорого. Ты знаешь? Потому что это очень удобнее жить рядом с станцией. अजिक साल 6 माह पहले ब्राजील के शमाल में नाताल से सान पाउलो मुंतकिल हुआ। वहाँ साहिल लेकिन पैसा कमाना मुश्किल है। तुमने क्यों मुंतकिल हुआ? क्योंकि मैं बेहतर काम करना चाहता था। Здесь они платят лучше обычно. इजाक को गैर मुल्की ज़बानें पसंद है और सान पाउलो में गैर मुल्कियों से मिलना आसान है। आप अच्छी रूसी क्यों बोलते हैं? मैं यहाँ लोगों को नहीं ढूंढ पा रहा अंग्रेजी बोलते और तुम रूसी बहुत अच्छी तरह बोलते। हाँ,
मैंने लॉकडाउन के शुरू में सीखना शुरू किया। मेरे पास बहुत ज़्यादा फारिग वक्त था। मैंने रूसी लोगों के साथ ऑनलाइन बातचीत करना शुरू किया और मैंने सीखने का फैसला किया। क्यों रूसी? पसंद है, नहीं मालूम क्यों। दोस्ती, नाम और रूसी लोगों के साथ। इज़ाक के कुछ रूसी बोलने वाले जानने वाले हैं। आप रूसियों से कैसे मिले? ऑनलाइन, और यहाँ ब्राज़ील में भी सान पाउलो में बहुत से लोग हैं। ज़बानों की मुलाकातें। बुनियादी तौर पर सान पाउलो साफ सुथरा खुशहाल नहीं लगता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेगापोलिस है और इलाके यहाँ हर किस्म के लोग हैं। ये सान पाउलो ब्राजील की मास्को की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ ब्राजील में नहीं है, ये लातीनी अमेरिका में सबसे बड़ा और ब्राजील में सबसे अमीर है। और उसी लिए फर्ज करें गिराफटी और कुछ पुलिस के अलावा यहाँ बहुत अमीर लोग हैं जो ब्राजील में सबसे अमीर हैं। मेरे पास फर्ज करें एक जानने वाली है जो एक कंडोमिनियम में रहती है जहाँ 19 बुलंद इमारतें हैं। ये एक अलहदा इलाके से घिरा हुआ है। वहाँ तो ऊबर भी नहीं जा सकता जब तक कि वो दस्तावेजात और सामान की जांच न करे और ये भी चेक करें कि क्या ये वाकई वही है, क्योंकि वहाँ शहर के अंदर अपना ही शहर है। बहुत से महंगे इमारतों की छतों पर बहुत सारी हेलीपैड्स हैं और बहुत से तो रिहायशी जमीन पर बिल्कुल नहीं उतरते, सीधे हेलीकॉप्टरों में काम पर जाते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर टैक्सी भी है। इन वजह से सान पाउलो दूसरा शहर है जहाँ हेलीपैड्स की तादाद ज्यादा है। ये न्यूयॉर्क से पीछे है। सान पाउलो चूंकि ये सबसे अमीर रियासत है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा तनख्वाहें हैं। यहाँ सबसे बड़े बैंक, कारपोरेशंस और कंपनियां मौजूद हैं। सिर्फ यही है कि उन्हें अपनी गाड़ियां बिक करानी पड़ती हैं। ये मैं जानता हूं कि मेरे पास एक जानने वाली फैमिली है। जब उन पर एक लाइट पर गाड़ी में चढ़ने की कोशिश की गई तो उसके बाद उन्होंने तमाम गाड़ियां बस बुक करवा ले। ये नुकसान। वो ब्राजीली शादीशुदा है, वहाँ 4 साल रह रही है। वतन में भी उसने रहनुमाई की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ब्राजील में आऊंगी। हमने वो सतावो मेरे शौहर से 2018 में एरिक्टुस्क में मुलाकात की। वो बिल्कुल ब्राजीली ग्रुप के साथ था। По Трансибу, и мы там с ним познакомились, в Иркутске встретились. और फिर मैं 18 से 19 की रात नए साल के मौके पर मेहमान बनने के लिए गई। उसने मुझे रियो डी जनेरो में मदऊ किया। मैं यहाँ आई, सब कुछ तुम फौरन जीरो हो, तुम्हें जबान फौरन नहीं आती। काम इस तरह करना के बगैर जबान के वबा के दौरान मैं दबाव में थी। मैं गोसतावों पर मुकम्मल तौर पर मुनहसिर थी। ब्राजीली खानदानों में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़हन रूसियों से बहुत मुख्तलिफ है। उनके दरमियान पहले जैसी वाज़ेह तकसीम नहीं रही। मर्द और औरत यहाँ लोग बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि रस्मी तौर पर शादी करें, उनके लिए ये कुछ भी मानी नहीं रखता। अगर आप किसी से 18 माह लड़े हैं तो आप कह सकते हैं कि अब शौहर और बीवी हैं, कानूनी तौर पर कुछ पेश करने की ज़रूरत नहीं। असर हाजिर की ख़वातीन बहुत खुद मुख्तार हैं। मर्द ये नहीं समझते कि उन्हें औरत के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग लड़की से शिकायत करते हैं कि ज़हनियत बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ, और मैं सोचती हूँ कि सब के लिए ये आसान नहीं है। और बहुत सी लड़कियाँ यहाँ रूसी शादी कर रही हैं। जैसा कि एक जानने वाले ने कहा जो 10 साल से यहाँ रहता है, क्या तुम सब टैक्सी ड्राइवर से शादी कर रही हो? हाँ, उसकी मुश्किल ये है कि वो इन्हिसार में आ जाते हैं। हाँ, मर्द थोड़ा कमाता है, कई लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये छठी में होता है। यहाँ वालिद के लिए कोई छठी नहीं है। यहाँ 3 महीने हैं, फिर काम पर जाना होता है। इसलिए अगर उसके पास जबान नहीं है, काम नहीं है, तो वो बच्चे के साथ बैठती है। इन वजूहात तलाक़ें ज्यादा हैं। यहाँ कोई भी नफके से नहीं बचता। नफका देने से इनकार और बच्चे से बात नहीं की तो लोग तुमसे बात नहीं करेंगे। उस बात नहीं करेंगे, वो बच्चों से मोहब्बत करते हैं। इसकाक हमल पर पाबंदी और बच्चों की परवरिश की अदम सलाहियत, बहुत से मर्द खुद ही नसबंदी करवा लेते हैं। लेकिन मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, मर्द लड़की हामला हो गई और वो माहिर नफ्सियात के पास गया। शराब पी वो इस कदर परेशान था। वो वहाँ एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा था, लेकिन इसने नसबंदी की सर्जरी करवाई। इसका होने वाला है और खानदान बनाने की जल्दी नहीं। क्या तुम्हारे पास इस वक्त कोई लड़की नहीं है? मैं अकेला हूँ। मेरे कुछ ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन मैंने कभी शादी नहीं की। लेकिन तुम शादी चाहता हूँ। और ब्राजीलियन लड़की
ना फिर नहीं। एक बार मैंने कोशिश की ताल्लुकात और रूसी लड़की, लेकिन ये काम नहीं आया। उन्होंने व्हाट्सएप पर एक पैगाम भेजा। वो थोड़ी शराब में थी और बहुत सारी बातें कर रही थी और हम खत्म हो गए। तुम यहाँ बहुत अलग नजर आ रहे हो। ब्राजील की अमूमी आबादी में तुम्हें ब्राजीली लोग छेड़ते हैं। मैं तो और भी ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही LGBT दोस्ताना मुल्क है। मेरे साथ ट्रांससेक्सुअल्स भी छेड़छाड़ करते हैं। И девушки. Все, короче. А почему они думают, что ты тоже из ихних или как? Тут как бы нету, как вот. रूस में हमारे यहाँ कुछ हुदूद हैं जिनसे आपको गुजरने की इजाजत नहीं होती। अगर रूस में कोई शख्स जिसे आप जानते हैं आपको मुस्तकिल तौर पर गिले लगाए तो उसके लिए कुछ खास होना जरूरी है, लेकिन जब कोई शख्स आपको पहली बार देखता है तो बस। आखिर में आपको यूं सड़क पर गिले लगाया गया। जी हाँ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सच बताऊं तो ये मुझे बहुत पसंद नहीं है। ये भी एक और है, वांसियाडा मैं घर से बाहर क्यों नहीं निकलता। मैं कभी कभार पहले से ही बता देता हूँ, अगर मैं किसी नई कंपनी में जाता हूँ तो जिस शख्स ने मुझे वहाँ लाया है मैं इसे बताता हूँ, बरा करम ये ख्याल रखें कि कोई भी मुझे जिस्मानी तौर पर न छुए। मुझे कोई परवाह नहीं, कुछ मदद नहीं करता है ना कुछ मदद नहीं करता नहीं। एक साल में ब्राजीलियों से कोई ताल्लुकात तुम्हारे अर्द गिर्द सिर्फ जापानी है। मेरे पास ब्राजीलियों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रहे और मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ ये नहीं बनता। मैंने टिंडर डाउनलोड किया तो मैं कैसे समझाऊं, वो बहुत देर तक छोटे रहते हैं। अगर आप रोज में 38 की हद मुकर्रर करते हैं, ये पहले से ही मौजूद है काम से, वहाँ तो वो बिल्कुल खुद मुख्तार है। तो यहाँ मैं अभी तक फैसला नहीं कर सका, मैं अपने आप को तलाश कर रहा हूँ। उम्र 3 है और हाँ, एक तरफ ये मुझे बहुत चढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ तुम देखते हो कि ये लोग वो ज्यादा हैं। Морально спокойно. वो तुम्हें मायूस करेंगे, वो कम जारहाना होंगे, बदसलूकी करेंगे और उसी तरह की चीजें। लेकिन अगर मैं 20 साल का होता तो शायद ठीक हो, लेकिन अब मुझे वाकई माली इस्तेहकाम की ख्वाहिश है, कुछ माली इस्तेहकाम की। डेटिंग साइट्स पर तना बड़े उम्र के मर्दों को फिल्टर करती है। У меня стоит 38, 60. तो अब बगैर माँ के मिलते हैं। वो आते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम, शायद मुझे अभी ताल्लुकात की जरूरत नहीं है। तना के मुशाहदे में ब्राजीली ख्वातीन दावत नहीं देती। वो पूछते हैं जैसे 50 क्या मुझे अदा करना है। Но если получается так, तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें अदा करना है? ये आदमी तुम्हें सिर्फ मैकडोनल्ड्स में बुलाएगा, कोई ना कोई। तो वो आपस में मिलते हैं, क्या वहाँ मर्द ही अदा करता है या अक्सर 50 यहूदी तरीके से? आम तौर पर मर्द ही। अगर रोज में कोई मर्द लड़की को दावत दे सकता है और वहाँ तो नहीं जानता कि जैसे एक औसत नॉर्मल तो एक नॉर्मल आदमी तो बस एक मिलियनर। हैरत नहीं कि ब्राजीली मुलाकातों में फराख दिल नहीं। इनमें से लाखों सोने की जगह नहीं है, सड़कें बेघर लोगों से भरी हुई है। तो तुम शाम को बाहर नहीं निकलते क्या? одна нет. Я не выхожу одна. Если есть парни, ये तो ठीक है। शहर के मरकज में, रहाइश शहर मरकज। सबसे बुरा ये देखना है कि जब उन खेमों में छोटे बच्चे होते हैं, вот прям маленькие еще, с сосочками. Или какие-нибудь там домашние питомцы. Домашние, но без дома. Не совсем домашние получается। बहुत से लोग सड़कों पर छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। ये बेघर वालिदैन वाकई बेशर्म हैं। नहीं जानता क्यों उन्हें दुकानों में जाने दिया जाता है। बेघर लोगों को दुकानों में नहीं जाने दिया जाता। बेघर अफराद को दुकानों में दाखिल होने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनके बच्चे किसी न किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं। एक छोटी लड़की मेरे पास आती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है और कुछ पुर्तगाली में कहती है, मैं हमेशा जिम्मेदार रहता हूँ, लेकिन वो वाकई चल रही है।
वो मुझे कुछ खींच रही है और आखिर में मैंने देखा इस लड़की ने किसी तरह मेरे टोकरी में कुछ चीजें डाल दी हैं। वो मुख्तलिफ चीजें लेकर आई और उसने कहा कि मैं इसे खरीद कर दूंगा। यहाँ स्कॉत हमल पर पाबंदी है, यानी अगर इनमें से किसी के यहाँ कोई हमल हो जाता है लेकिन उनके पास बच्चे को पालने के वसाइल नहीं हैं, तो वो स्कॉत हमल भी नहीं कर सकते। ये लोग क्या ये बेघर हैं? उनकी शायद तो यकीनन उनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है और वो बस शायद इसलिए कि वबा के दौरान बहुत से लोगों ने घर पर वक्त गुजारा और ये सब बहुत ज्यादा मनुष्यात की वजह से हो सकता है। तो ऐसे लोग हैं वो सड़क पर सो रहे हैं, वो शायद कोई काम तलाश कर सकते हैं। Может быть, особенно если они использовали наркотики? ये मुश्किल है क्योंकि जब तुम शुरू करते हो काम करने, वो देखेंगे अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की हो। मसलन हेलो, ये लोग बसों के पास जाकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। किसी के पास है ऐसी तालीम जो उसे यूरोप या अमेरिका में रहने की इजाजत देती है। बुनियादी मसला ब्राजील में ये बेरोजगारी है। तो चोरी करते हैं इसलिए कि वो ये कहना मुश्किल है कि वो बदउनवान है। अब शिकारी कैसे हो सकते हैं? शिकार करने वाले जानवर को छुपाना। ओक्साना के मुताबिक गरीबों और अमीरों के दरमियान ये इतना बड़ा फर्क गुलामी के निजाम के जमाने से बाकी है। बहुत से ब्राजीली गुलामों की नस्ल है और फिर सिर्फ 1828 में उन्हें आजाद किया गया, तो वो कहाँ जाएंगे? वो दोबारा और अपने काम पर चले गए। सब कुछ जारी रहा। हाँ, और जब तक वहाँ कुछ लोगों ने तालीम हासिल की, कुछ लोग इस गहराई से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी बगैर घर के हैं। आहिस्ता बेघर लोग गंदे शहर के मरकज पर काबिज हो गए। लोग निकल रहे थे, अपने अपार्टमेंट्स बेचने में कामयाब नहीं हो रहे थे, घरों पर कब्जा कर लेते थे, रहते थे, खिड़कियां तोड़ते थे, अंदर घुस जाते थे। और उनके पास ऐसा कानून है कि ब्राजील में तो जमहूरियत है, बस किसी को बगैर वजह के वहाँ नहीं पकड़ा जा सकता। अगर महीने के शुरू में यहाँ तक के कम मालिक आता है कि इसका अपार्टमेंट किसी ने कब्जा कर लिया है, तो इसे निकाला जा सकता है जो जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और अगर 1 महीना गुजर गया है तो आपको अदालत के जरिए ये साबित करना है कि वो वहाँ यूं ही नहीं आया। अब शहर का मरकज को मुअज़्ज़ज़ कहना मुश्किल है। लोग वहाँ से निकल रहे थे रिहायशी, और वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो जैसे ये कोई मुअज़्ज़ज़ बात नहीं है, पहले ही बेचना मुश्किल हो गया है। और यूं हुआ कि बेघर लोग सीधे अल्फाज में पूरे इमारत पर कब्जा कर लेते थे, फिर उन्हें निकाल दिया जाता। उन्होंने अपने यूनियन भी बनाए और बैनर्स लगाए कि अब हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो यानी ये एक ऐसा अमल है कि उन्हें निकाल दिया गया। हाँ, नहीं, वहाँ कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, कुछ अभी भी बेघर हैं, तो ये एक मुकम्मल अमल है। लेकिन मरकज से भी ज्यादा खतरनाक फोएल्ला में है झोंपड़ियाँ जहाँ कवानीन नहीं, और ये बहुत खतरनाक है। मेरे चैनल फोएल्ला की अलग वीडियो आया है, इसे देखो अगर तुमने तक नहीं देखा। वहाँ कवानीन काम नहीं करते हैं ना, तो वहाँ खौफनाक है, वहाँ पुलिस नहीं जाएगा। मेरी सास वो काम करती थी एक NGO में, वो फोएल्ला में थी। उन्होंने बताया कि एक ऐसी सूरत हाल थी कि उन्हें खुदकार हथियारों से घेर लिया गया था और वो वहाँ गोली मारने वाले थे कि अब लोग कौन हैं। और फिर किसी तरह उन्होंने उन्हें समझाया कि वो समाजी तंजीम से हैं, कि हम अब लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते, और उन्हें छोड़ दिया गया। जब ओक्साना गाइड सयाहों को सान पावलो के मरकज ले जाती है तो उसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर के मरकज में मरकजी कैथीड्रल है। यकीनन तमाम तारीखी इमारतें बहुत खूबसूरत हैं, यानी ये सब बस ऐसा ही है। तो दुखाना तो जरूरी है। सयाहों के लिए मरकज ये दिल का दिल है, लेकिन मैदान ऐसा है कि वहाँ गरीबों को खाना दिया जाता है। कुछ लोग आते हैं, कारोबारी लोग, वहाँ कतार लग रही है और वहाँ वाकई हुजूम है। शायद इसलिए कि वहाँ सयाह होते हैं, लूटना आसान होता है। तुम बस चल सकते हो बगैर समझे सब ठीक है और लगता है अजाता नौजवान तुमसे फोन छीन लेता साइकिल सवार। इस तरह की जारहियत दिन के वक्त जैसे जारहियत छीनने की जारहियत है। पस्तौल चाकू के साथ करीब आने की बात हो सकती है, ये वहाँ नहीं, जब शाम को किसी सुनसान जगह पर। ब्राजील में नौजवान खतरनाक होते हैं। एक
एक रूसी लड़की मेरी जान पहचान की बिल्कुल चंद महीने पहले अचानक फैसला करती है कि वो कहीं मरकज में ऐसा लगता है कि एक ऐसी गिल्ली है ज्यादातर ठीक ठाक अपने घर तक पहुंच सकती है। इससे फोन छीन लिया गया और वो बस बेसाख्ता किसी तरह हाथ से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। आखिर में इसे इतना मारा पीटा गया कि वो बाद में ऑपरेशन के लिए लेट गई, इसका चेहरा सीते हुए। यहाँ ये रिवाज है कि अगर कोई तशद्दुद हो तो बेहतर है कि दे दो, मुज़ाहमत ना करो। ब्राजील में महफूज मकामात कुछ ज्यादा अकम हैं, लेकिन जैसे कि रात को बैठते हैं और अब चलते हैं तो अब किसी भी चीज पर आ सकते हैं। चोरी तलाश करने का कोई मतलब जितनी कहानियां सुने जब फोन छीने गए और फिर वो फोन नहीं मिल सके। हाँ, और अगर ये रियो की फॉल्स में है तो कोई वहाँ नहीं जाएगा, ये खतरनाक है। पैसे ना दो अदायगी के लिए। ये दिखाता है कि फॉल्स कहाँ हैं, लेकिन बस में जाना खतरनाक हो सकता है। शायद बस में कुछ हो जाए। नहीं, आम तौर पर नहीं, सिर्फ अगर बहुत ज्यादा लोग हों और जैसे जेबों में भी हाथ डाल सकते हैं और शायद कोई तुम्हारी बैग में भी। मेरा दोस्त, उन्होंने इस गिल्ली में 2 चोरी किए तो इसके 2 फोन चोरी हुए। लगता है थोड़ा कमजोर है शायद। क्या वो कमजोर लगता है इसलिए वो ऐसे लोगों को ज्यादा चोरी करते हैं? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। तो फर्ज करो मेरा फोन चोरी हो गया, क्या मैं इस शख्स के पीछे भाग कर उसे वापस ले जा सकता हूँ? अगर उसके पास पिस्तौल नहीं है तो उसके पास कोई और हथियार हो सकता। हाँ, क्योंकि कभी कभी उनके पास होता है, कभी नहीं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। बस तो नहीं मालूम रात डर लगता था। मुझे लगा कि कोई मेरे अपार्टमेंट में घुस आया है। और उसके साथ साथ रूस में तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी लोहे की दरवाजा है। और मैं इस बारे में नहीं कह रहा घर, बल्कि तुम्हारी दरवाजा अपार्टमेंट की लोहे की है। यह दरवाजा प्लास्टिक का है। वाकई चाहोगे उसे पाँव से बाहर निकाल। मैं सुन रही हूँ, सोचती हूँ खुदा की कसम में ब्राजील के लिए सबसे नामुनासिब शख्स हूँ। मैं कभी भी कार्निवाल्स पर नहीं गई। मैं बाहर बिल्कुल एक कार्टन पर सो रही थी। मैं ब्राजील में नहीं थी। मैं ग्राफकुली ब्राजील में हूँ, लेकिन रूह और दिमाग से मैं कहीं और हूँ, शायद यहाँ नहीं। जापान में मैं खुद को जबरदस्त महसूस करती हूँ। यहाँ वाकई रूस में बेचैनी है, यहाँ बेचैनी है, वहाँ बेचैनी नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी मेरी बेचैनी रूस की निस्बत कम है। तो देखो, तुम कह रही हो कि यहाँ अंधेरा होने पर बाहर निकलने से डरती हो, और फिर भी क्या तुम समझती हो कि यहाँ रूस की निस्बत ज्यादा आरामदेह है? तुम चहलकदमी करती थी। रूस में ये बस इलाके पर मुनहसर है और यहाँ तो हर जगह डर है। ये एक तरह की गैर खुसूसी हैसियत है, लोगों के साथ जिनसी आज़ाद। मैं तो बिल्कुल पागल हो गया। जब हम मिलने बात कर रहे थे, सिर्फ जब रोशनी होगी, मैं अंधेरे में बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि डर लगता है। हकीकत में यहाँ बहुत ज्यादा है। ये खास तौर पर उन पर बाइकों पर नहीं। मोपेड्स, हाँ, और वो बस ऐसे ही घूमते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमसे सब कुछ उतार लिया जाएगा, जो कि महंगा लगता है। मेरे साथ कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन मैंने ये सब पहले ही रोक दिया। एक ऐसी बात है, बस अगर तुम देखो कि कोई खतरनाक सूरत हाल मोपेड वाले लड़के के साथ बन रही है, तो तुम्हें अपने सामान को बहुत वाज़ेह तौर पर पकड़ लेना चाहिए। वो समझ सके कि यहाँ सच है, ऐसा हुआ। छोटे मोटे गलत फहमियां थी, वो सोचते मैं छेड़छाड़ कर रही हूँ, तो बस मुझे हान बजाने लगे जैसे वो गाता गाता सीनूरा। ब्राजीली आदात तानिया के साथ रहती हैं, चाहे वो अपने वतन में क्यों ना हो। वैसे मेरे दोस्त के साथ मॉस्को में एक ऐसी बात हुई थी। इसके हाथों में बैग थे। उसने मुझसे कहा, तानिया देखो गूगल मैप्स पर यह दुकान कितने बजे खुलती है। और मैं कहती हूँ अभी चलेंगे किसी दुकान में। मैंने देखा, वो कहता है दुकान में क्यों? मैं कहती हूँ ताकि फोन चोरी ना हो जाए। वो कहता है तो क्या बेवकूफ है। तुम रोस में ब्राजीली आदत अपनी तरफ मुतवज्जह। अक्सर फोलस और मुअज़्ज़ज़ इलाके एक दूसरे के करीब होते हैं। हम एक और अपार्टमेंट में रहते थे जो फोलस के करीब था, यानी वो खुद महफूज थी। ये भी मुझे याद है, महफूज।
लेकिन वहाँ सड़क पर चलकर घूमना मुमकिन नहीं था जैसा कि यहाँ है, क्योंकि वहाँ कुछ खास लोग हैं जो तुम्हारा फोन पसंद करते हैं। मुझे ब्राजील में सिक्योरिटी के बारे में एक ताज्जुब था। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब हम पहले दिन पहुंचे तो हम गाड़ी में जा रहे थे और वो इलाका जहां पुलिस है वो बहुत करीब था, और पहली चीज जो मैंने देखी वो थी टूलपात की। यार नहीं जानता, वहाँ 13 साल 15 साल है, लड़की से फोन छीन लेते हैं। ये मेरा सबसे पहला तासुर है। कैसे वो सब इस पर टूट पड़े और उसका फोन छीन लिया। वो ब्राजीलियन है। पहला तासुर महफूज नहीं है, फोन छीन लिया। मेरे वतन में भी अभी बहुत खतरनाक है। हमेशा फिजाई खतरे की हालत, हमेशा रॉकेट के हमलों का खतरा, लेकिन हमेशा इस लिहाज से महफूज रहा कि यहाँ जराइम की शरह कम है। कोई भी कभी तुम्हारा फोन नकदी नहीं छीनेगा। विताक अपने बेटे इन जालियों के पीछे एक अच्छे रिहायशी कम्प्लेक्स में रहती है। यहाँ एक जिम है, शावर है, टॉयलेट है और वहाँ एक जगह है जहाँ मैं कभी नहीं गई। क्यों वैसे? क्योंकि मैं यूक्रेन से आई हूँ जहाँ बिजली नहीं थी। ऐसे दिन भी थे जब मोबाइल इंटरनेट नहीं था। ऐसे मुश्किल दिन थे जब हम मुकम्मल अंधेरे में बैठे रहते। वहाँ 5 दिन भी गुजर सकते थे, और मेरे लिए सुबह जाना कुछ ज्यादा ही शानदार है। यहाँ एक अपार्टमेंट की कीमत 1300 अमेरिकी डॉलर है। यहाँ किराया ये बेडरूम्स की तादाद के मुताबिक बाथरूम्स की तादाद हो। 2 बेडरूम्स के साथ 2 बाथरूम्स, 3 बेडरूम्स 3 बाथरूम्स। ज्यादातर 3 कमरे का अपार्टमेंट होता है और 1 बाथरूम 1 टॉयलेट। यहाँ ऐसा नहीं है। कम्युनल चार्जेस, मुख्तलिफ चीजें, सिक्योरिटी, विताक जंग के दौरान यूक्रेन से ब्राजील मुंतकिल हो गई। मैं संगीता के बाजार में काम करती थी, लेकिन ज्यादातर रूसी बोलने वाले लोगों का बाजार था जहां मुझे काम करने की ख्वाहिश नहीं रही, और मैंने दूसरे तरक्की पजीर बाजारों पर नजर डालना शुरू किया, जैसे इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के बाजारों पर भी। मुझे ब्राजील बहुत पसंद आया क्योंकि ये लातीनी अमेरिका में है। ये एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसकी आबादी 200 मिलियन पुर्तगाली बोलने वालों की है। मैंने मुंतकिल होने सोचा था। पिछले मौसम बहार में यूक्रेन से खरीदा। मैंने ब्राजील में सिम कार्ड खरीदा। मैंने ब्राजीली व्हाट्सएप बनाया और बलागर से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे राब्ता करने की कोशिश। मुतरज्जिम कैसे? हाँ, मुतरज्जिम के जरिए। ये तगली के बारे में नहीं मालूम, मैं उसे नहीं जानती। यूक्रेन में ब्लैक आउट हो चुका था। मैं सिर्फ दूर से काम करती हूँ। अगर बिजली, रोशनी और इंटरनेट नहीं है तो मुझे कोई आमदनी नहीं है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे की देखभाल करती हूँ, इसे पालता हूँ। मेरे लिए ये अहम है। मैंने ब्राजील जाने का फैसला। लेकिन क्यों यूरोप नहीं? तो वहाँ बहुत से यूक्रेनी हैं, वहाँ बहुत से यूक्रेनी हैं। मदद मिलती, तुम्हें कुछ देते, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। मेरी एक खास आमदनी है और यूरोप कभी कभी मेरे लिए महंगा होता है। खुद करे यूरोप महंगा है, और मैं अपनी मदद आप करके ही रहती हूँ। अगर बात हो रही है कुछ ममालिक में जहाँ जिंदगी का मेयार अच्छा है, वहाँ जिंदगी महंगी है। प्लस मेरे पास एक बच्चा है। ये एक निजी बाग है। वहाँ बहुत कम जगहें हैं जहाँ मुफ्त के बागात हैं, और यूरोप में तो अभी सर्दी है। मैं अपनी ताकत को ज्यादा नहीं समझना चाहती थी क्योंकि ब्राजील भी मुख्तलिफ है। ये सान पाउलो एक महंगा शहर है। ये इलाका महंगा है, स्कूल महंगे हैं, लेकिन कुछ सस्ते शहर और सस्ते इलाके भी हैं। सान पाउलो में सस्ते इलाके हैं, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। मैंने सोचा कि यहाँ मेरे पैसों से गुजारा होगा। प्लस मौसम, प्लस मजे की बात, प्लस ब्राजीली सीरियल जो हम बचपन में देखते थे। उटा ने कनाडा पर गौर किया था। मैं अब खुश हूँ कि मैं कनाडा नहीं गई। कनाडा जाने के लिए जरूरी है कि 2 बालिग अफराद हों जो काम करते हों, और एक बच्चा। एक बालिग और एक बच्चा, खास तौर पर अगर वो मुख्तलिफ जिन्स के हों तो ये 2 कमरे का अपार्टमेंट है। ये थोड़ा मुश्किल होता। ब्राजील में अब जल्दी शुरू कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं कारोबार में। यहाँ उसके लिए सब कुछ मौजूद है। अगर तुम जहनियत समझी तो तुमने मकामी ब्राजीली शराकतदारों को तलाश कर लिया है जो तुम्हारी मदद करते हैं। कोई कम्युनिटी कनाडा में वो तवक्को करते हैं तुम आओगे, तुम मुलाजिम की तरह काम करोगे ताकि तुम हासिल कर सको सारी। सान पाउलो में ऐसी ही खूबसूरत स्टेशंस हैं। हुजूम में बहुत सी खूबसूरत ब्राजीलियन लड़कियां हैं और हर दूसरी लड़की के जिस्म पर टैटू है। मेरे साथ कुछ न कुछ काम नहीं करता। इस बार बैंक की कार्ड हर दूसरे मौके पर ये कबूल होती है। बस मैं मुफ्त में सफर कर रहा हूँ क्योंकि उनके कार्ड्स में कुछ मसला है।
जेर जमीन में कुछ खास नहीं, बस अजीब लोगों के अलावा मेरे करीब हमेशा कोई चीखता पुकार रहा। ट्रेन के डब्बे में पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट्स में देखना अजीब है। शायद वो सिर्फ गर्मी में उन्हें यूं नहीं पहनते। मैं मेट्रो से निकलते ही शहर और जंगल दोनों में आ गया। सड़कें और ऊंची इमारतें घने दरख्तों के साथ मिलकर जड़ गई हैं। यहाँ मैं आउट क्वार्टर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में फिन के बजाय बेघर लोग और कचरा खाने वाले कबूतर हैं। यहाँ स्कूल के बच्चे बस इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ तेजी से बदलता है और दीवारें हो जाती हैं। खाली सतहें खत्म होती हैं और तुम्हारे कदमों के नीचे की पक्की सड़क भी रंगीन हो जाती है। खूबसूरत लड़कियां इन शानदार चीजों से तस्वीर खिंचवाने कतार में लग रही हैं। मकामी फनकारों की तखय्युल की परवाज आपको ब्राजीली खलाबाजों और गैर मुल्की मखलूक के साथ खला में ले जाती है। यकीनन यहाँ फुटबॉल खिलाड़ी, महंगी औरतें और हिलूसिनोजेनिक मुहिम्मात है, लेकिन उनके अलावा यहाँ एक ऐसी मिली खला भी मिली जो किसी को याद दिलाती है। बहुत ही तारीख, खतरनाक दिल्ली। यहाँ आना तो सब लोगों के लिए खौफनाक था, क्योंकि यहाँ नशे के आदी लोग जमा होते थे और मुख्तलिफ ऐसे लोग जो समझ से बाहर हैं। और एक लम्हे में यहाँ बेकमैन का ग्राफिटी का खाका सामने आया। जब हप हाप तहरीक तरक्की करने लगी, यहाँ पर बेटमैन का खाका सामने आया। मेरे ख्याल में यहाँ बेटमैन है। सान पाउलो ग्राफिटी का एक आलमी दारुल हुकूमत है और बेहतरीन फनकार जैसे कि कोबरा यहाँ से है। यहाँ तो ग्राफिटी फनकारों का एक यूनियन भी है। जहाँ तक इस खतरनाक इलाके का ताल्लुक है, यहाँ एक वक्त में तलबा रहने लगे। जब नौजवानों ने बार बनाना शुरू किए, पहले ये महंगे थे क्योंकि ये तलबा ज्यादा अमीर नहीं थे, और फिर तलबा यहाँ आना शुरू हुए, मौसीकार और फनकार भी आने लगे, और ये इलाका उसने तख्लीकी नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। В итоге потом еще он стал не просто дешевым, а наоборот уже стали приезжать более известные художники, архитекторы, музыканты. और ये इलाका अब ज्यादा महंगा हो गया है। यहाँ वैसे वहाँ एक चिमगादड़ है, वहाँ कोबरा की वर्कशॉप थी। ये सबसे मशहूर ग्राफिटी फनकारों में से एक है, और यहाँ तक कि मास्को की मेयर ने भी उसे ग्राफिटी बनाने के लिए मदऊ किया था। माया प्लेस्टस्काया 150 मुरब्बा मीटर। यहाँ इस जगह से ज्यादा दूर नहीं, उन्होंने मार डाला। मौसीकार विला मीग्रो और उसके दोस्तों ने एक रात में पूरे इस गिली को काला कर दिया। तो बिल्कुल 2-3 महीने के अंदर ग्राफिटी फनकार जमा हुए और दोबारा बना दिया। यानी यहाँ जो भी काम है वो सब ताजा है। जबरदस्त। लेकिन फिर भी मैं याद रखता हूँ कि मैं किस शहर में हूँ और कोशिश करता हूँ कि होशियार रहूँ। यहाँ कुछ गलियाँ अगरचे रोशन है, लेकिन इससे कम परेशान को नहीं है। मैं लगता है पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैंने सान पाउलो में 5 मीटर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत दी, अपनी तकनीक, अपने बिग और अपनी तमाम चीजों से। लेकिन यहाँ बेटमैन की हिफाजत में ये लगता है मुमकिन है, क्योंकि लोग फोबी में हैं और अपने फोन से रोशनी कर रहे हैं जैसे बेखौफ हों। बेटमैन के अलावा यहाँ बॉब मार्ली और उसके गांजा के शौक भी हैं। ये लड़का अपने अंदाज में खुलकर इस्तेमाल के लिए आलात बेच रहा है, और यहाँ लगता है वो अपने लिए घास काट रहा है। हत्ता के मौजे भी रैगी के मौजू में है। एक छोटा लड़का अपनी माँ से हाथों से फरोख्त के लिए यादगारें बना रहा है। यहाँ तक के जूस भी लाते हैं जैसे कि रन के कीन में हो। ब्राजीलियों को पार्टी करना बहुत पसंद है। इस छोड़े हुए डिस्को बस के बारे में, लेकिन बेटमैन के टोपिका के इलाके में पार्टी करने की जगह है। ओक्साना तो क्लबों के करीब ही रहती है। हर रात की जिंदगी मौजूद इस इलाके में तकरीबन 100 से ज्यादा रेस्तोरां हैं, और रात की जिंदगी जुमेरात से शुरू होती है और बगैर किसी वक्फे के चलती रहती है। वो किसी न किसी तरह जुमा की शाम से लेकर पीर तक जागते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोती। मैं तो इस इलाके में रहती हूँ, इसलिए जब मैं यहाँ वबा से पहले आई तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकी। सुबह तक मैंने अपने शौहर से पूछा, तुम यहाँ कैसे रहते हो? मैंने 25 साल पहले एक अपार्टमेंट खरीदा, जवान था, पसंद था, तो अब कहाँ जाना है?
अंदाजा है वो 3 दिन तक कैसे नहीं सोते। और ये वो अल्कोहल नहीं है, यहाँ है тоже много। अल्कोहल, शराब, सफेद, सुर्ख, वहाँ अर्जेंटाइन का, चली का, सस्ता। तो ये नहीं है कि जैसे हम पीते हैं और फिर आंखें किसी तरह की शीशे जैसी हो जाती हैं। हाँ, सब कुछ कुदरती है। सोना बहुत मुश्किल है। देखना है कि कितनी शराब पीनी है ताकि शराब से नींद आए। क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरे शौहर के घर में कितनी अल्कोहल है, मैंने सोचा कि मेरे शौहर अल्कोहल के आदी है। हम इस बात के आदी नहीं हैं कि घर में इतनी अल्कोहल हो। मैं में मालिद वबा से हूँ, यहाँ रहना बहुत आसान है। आपके कमरे में वहाँ अच्छा है। शराब के अलावा ब्राजील में दूसरे नशा आवर मवाद का भी शदीद मसला है। मुल्क के जरिए बड़े सप्लाई चेन्स गुजरते हैं और यहाँ कोई भी नशा बहुत सस्ता है। तुम्हारी राय में क्या यहाँ लोग अक्सर किसी नशे की हालत में सड़कों पर आते हैं? मैं आज सुबह चहल कदमी कर रहा था, मुझे लगा कि हर दूसरा शख्स कम अज कम ऐसा ही है। अक्सर, लेकिन ये यहाँ मना है। कानून के मुताबिक इस तरह इस्तेमाल करना मना है। अक्सर लोग तानिया के सामने ही इस्तेमाल करते थे और वहाँ अभी अंदर जाने मौका नहीं मिला कि दरवाजे पर हैं लोग जहाँ सब लोग बस मखेर रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। हाँ, और वहाँ तो बिल्कुल खुशबू आ रही है। तुम अभी टैक्सी से बाहर नहीं निकले हो और ढंग की खुशबू आ रही है। बहुत से लोग ब्राजील आते हैं ममनुआ अशिया की स्मगलिंग से पैसे कमा सकें। अक्सर ये बुरा खत्म होता है। एक लड़की से कहा गया कि वो किसी पैकेज में मुनशियात ले जाए और अब वो जेल में बैठी है। यूक्रेनी लड़की का मौत है। हाँ, बिल्कुल। यूक्रेनी कम्युनिटी इस लड़की की मदद करती है। और यहाँ मोहल्ले में वाकई क्या कोई आकर मुनशियात की पेशकश करता है? हाँ, लेकिन मैं मुनशियात का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे नहीं मालूम कि ये खास तौर पर कैसे तलाश करना है। कम अज कम यहाँ तो नहीं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ ऐसी गली में अगर तुम पूछोगे कि मैं मुनशिया कहाँ तलाश कर सकता हूँ, यकीनन कोई तो तुम्हें कहने को तो कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन यहाँ लोग भन पीते हैं और जैसे हमारे यहाँ बोहीमिया के तख्लीक कार हैं, वो सब यही काम करते हैं। के लिए आप उसे यहाँ तलाश कर सकते हैं। भन की खुशबू महसूस कर। अज़िक के मुताबिक जब किसी को नौकरी पर रखा जाता है तो उसकी नशे की आदत को चेक किया जाता है। फर्ज करें ये नशे कोई काम तलाश कर लेता है, सबसे आसान, इसकी तनख्वाह कितनी होगी? तकरीबन 1000 और थोड़ा सा. Ну, может быть, как 2000, это зависит от... 2000 это уже хорошая зарплата? Средний. साओ पाउलो में कीमतों में हर जगह फर्क है। एक इलाके में कैफे में खाना खा रहा हूँ और आदमी मेरे खिड़की के सामने बैठकर पैसे कमा रहा है, जूते साफ कर रहा है। इस अजीब इलाके में हॉस्टल के करीब बर्गर की कीमत 3 गुना कम थी, लेकिन ये इस तरह के हुआ से खुश्क गोश्त का था। मैंने ब्राजील के सफर के दौरान बहुत से छोटे दिलचस्प लम्हात अपने इंस्टाग्राम पर शाये किए हैं और उन्हें अपनी कहानियों में शामिल किया है। वहाँ मेरे बाकी तमाम सफर भी है और मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी हूँ इस जगह की कहानियों में कुछ डालो। आओ शामिल हो जाओ। वंस्टिया वोवा कारमानोव। चलो मार्केट में कीमतों को देखें। तेल की कीमत $1.50 है। बियर एक कीन के लिए कम है। 80 सेंट में पास्ता। डोनट्स $1 में $0.50। रोटी की कीमत जूस की पैकेट $2-3 है और दूध की पैकेट $1 है। Фруктов много, но я прям копеечных не нашел. За этим надо на रनक. और जब मैं पहली बार मार्केट गई तो मैंने आइसबर्ग सलाद के 2 गुड्डे मांगे, 2 रियाल। ये तकरीबन 20 रूबल हैं और मैंने सोचा ये शायद 100 ग्राम की कीमत है और मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ तो कल मिलाकर कितने हुए और मुझे बताया जाता है 1 रियाल 1 गुड्डे। लेकिन सबसे अहम ब्राजीली मसनूआत काफी हैं। यहाँ की काफी जबरदस्त है
मैं हकीकत में कॉफी के बारे में जानती थी क्योंकि मुझे काफी बहुत पसंद है और जब मैं नासोए में रहती थी तो मैं हमेशा काफी खरीदती थी। ब्राजीली ये सबसे मजेदार है, रूस के मुकाबले में बहुत सस्ता, काफी जबरदस्त मजेदार है, मुझे बहुत पसंद है। कॉफी की कीमतें बढ़ गईं। ये तकरीबन 30% महंगा हो गया है। कहते हैं ये खराब फसल की वजह से है। लेकिन टना ने पाइन जो ब्राजील में बहुत सस्ती है। तो जूते 100 रियाल हैं, यानी $20। और इस पर लिखा है चमड़ा। $20 की असल चमड़ा है। तुमने यहाँ कुछ खरीदा? हाँ, मैं यहाँ खरीदा सैंडल और ये सब बगैर किसी रियायत के है। और यहाँ पर कभी कभार रियायतें भी होती हैं, यहाँ तक के और भी सस्ता मिल सकता है। यानी यहाँ जो कुछ भी हाथों से बनाया गया है पुरअमधन सस्ता आप कर सकते हैं। यहाँ हर रोज कैफे में जाना, अपने आप को इजाजत देना है। यहाँ बेहतरीन जगहें हैं, महंगे मकामात, बहुत से जबरदस्त, वाकई जबरदस्त मकामात हैं। कमाल का गोश्त है, ये सस्ता है लेकिन ये पागलपिन की तरह मजेदार है। मैं सिर्फ सब्जी खुर थी। 8 साल, और जब मैंने सब्जी खुर होना छोड़ दिया तो न जाने क्यों मैंने सुर्ख गोश्त खाना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ आजमाया, अब मैं कोई भी गोश्त नहीं खा सकती सिवाय ब्राजीली और अर्जेंटाइन के, क्योंकि वो कमाल का है, पागलपिन की तरह मजेदार। वीता को मेडिसिन की बुलंद कीमतों का सामना करना पड़ा। एक बाग हो, इसमें दाखिल होने में खौफ महसूस न हो, उसकी कीमत $600 है। मसलन मैनीक्योर 200 रियाल में किया, वो तो पहले दिन उखड़ गया। नाखूनों का इलाज 2 महीने। बालों मुझे डर है क्योंकि मैं गंजी हो जाऊंगी। हम दांतों के डॉक्टर के पास गए ताकि मसाइल हल करे, ब्लैक आउट की वजह से मुकम्मल नहीं हो सके थे। हमें कहा गया 4000 रियाल मुआहिदा दस्तखत करें, बस। शुरू में आने वाले जगह ज्यादा पैसे देते हैं। अक्सर पता चलता था कि क्या ये कि तुम कैसी नजर आती हो कीमत। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ब्राजीलियन सबसे मेहरबान और दोस्ताना लोग हैं। लोग जिन्हें मैंने देखा सब मेरे पास आए, आप यूक्रेन से हैं, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, अपना नंबर लिख दें। लेकिन जब मैं पहली बार पहुँचा और एक सयाह के तौर पर, ठीक है मैं सयाह नहीं हूँ जैसा कि गैर मुल्की आम तौर पर करते हैं, खास तौर पर जिससे वो 14 ओ प्रोमो मैक्स निकालते हैं, मुतरज्जिम को ऑन करते हैं और बेचने वाले को देखते हैं और कुछ कहते हैं वाइस मुतरज्जिम, और वो देखते हैं कि तुम इस दुनिया में सबसे गरीब आदमी नहीं हो तो तुम पर इजाफी कीमत लगा सकते हैं। और पहले ही दिन जब हम पहुंचे, हम बाहर निकले, हम छोटे दुकानों में गए, हमें 60 रियाल में की निडर सरप्राइज, एक आम अंडा और कुछ छोटी बिस्कुट बेची गए। ये मसगफ है। मैनीक्योर के साथ ये भी मालूम हुआ कि उसकी कीमत 40 असली है। उन्होंने 200 ले लिए। हमारा बाग, जब मैंने उनसे बात की कि ये कितने का होगा तो मैंने सोचा कि ये 3000 रियाल होगा, इसके अलावा 3000 रियाल मुख्तलिफ अखराजात। फिर मुझे हर रोज नए बिल आते हैं और 750 रियाल, 750 रियाल और मैंने $1200 दिए हैं। वो आते रहते हैं और मेरी तालीम की फीस फरवरी से अदा की गई। फिर आखिर में वो मुझे जनवरी का बिल भेजते हैं। हमने उनके साथ तकरीबन 2 हफ्ते बाद चीत की कि मैं जनवरी की फीस नहीं दूंगी क्योंकि हम जनवरी में नहीं गए, ना ही पढ़ाई की। ये सब कुछ ऐसा ही है। ये सब कुछ है, देखते हैं कि अब अदायगी कर रहे हैं तो कीमत बढ़ाने लगते हैं। हैदान तो डॉक्टर। हम पहुँचे और उन्होंने मुझे 4000 रियाल का मुआहिदा भेजा और वहाँ एक चालाक बटन भी है ताकि मुआहिदे पर दस्तखत करें। बटन पर क्लिक करें, लिंक पर जाएं और ये खुद ब खुद हो जाएगा। आप इन शराइत से मुत्तफिक हो जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ भी दस्तखत नहीं किया, तो मैं दस्तखत कर रहा हूँ, अभी अदायगी करें और हम आपका इलाज करेंगे। तो आपने कुछ समझ लिया। मैं दोबारा इसके साथ अच्छी नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल है। ब्राजील में तनख्वाहें बहुत कम हैं। एक आला तालीम याफ्ता शख्स जो अंग्रेजी जानता है वो सान पावलो में 3-4 हजार रियाल कमा सकता है। मुख्तलिफ किताबों में वकील, दांतों के डॉक्टर अच्छी कमाई करते हैं। कॉलेज में कोई सेक्रेटरी 3000 रियाल कमाती है। मेरी एक जानने वाली काम करती है, 3000 रियाल कमाती है। इन वजूहातों का यहाँ मार्केटिंग और सोशल मीडिया के शोबे में अपने लिए काम करती रहती है। मैंने सोचा कि यहाँ सब कुछ पसमानदा बुरा है, यहाँ सब कुछ काम कर रहा है। हर दुकान की अपनी डिलीवरी है। यहाँ इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स वाले 1000 से ज्यादा ब्लॉगर्स हैं। यूट्यूब पर तो और भी ज्यादा है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा बाजार है अमेरिका के बाद। अज़ीक शहर के मरकज में एक अच्छे होटल में मैनेजर काम करता है और अपनी तनख्वाह से खुश है, बताने से इनकार कर दिया। मेरी तनख्वाह ज्यादा बड़ी नहीं है,
ये तो नॉर्मल की तरह है। मैं ये कहना पसंद नहीं करता, लोगों को ये पसंद नहीं है, कहते हैं वो मेरी तनख्वाह ऐसी है। ये ब्राजील में आम तौर पर नहीं होता। ये एक नाजुक सवाल है। ये किसके मेहमान हैं? ये ज्यादातर ब्राजीली हैं या गैर मुल्की? ज्यादातर ब्राजीली हैं, लेकिन बहुत से गैर मुल्की भी हैं। लेकिन ये तो हर जगह है। रूसी सच में बहुत कम, ये ज्यादातर, जैसे शायद कनाडा से एक अमेरिकी। आपके होटल में एक रात का किराया कितना है? 400 ночь, или может быть 700. 700, да. अच्छी नौकरी मिलना सिर्फ जबानों के इल्म की वजह से ही मुमकिन हुआ। ज्यादातर ब्राजीली सिर्फ पुर्तगाली बोलते हैं। मुझे ब्राजील और पुर्तगाल के बारे में बताएं। क्या आप एक ही जबान बोलते हैं या कुछ फर्क है? कुछ फर्क है। ब्राजीली आमतौर पर पुर्तगालियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? पहले ब्राजील पुर्तगाल का एक कॉलोनी था, वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ब्राजीलियों से पुर्तगाली। मेरे लिए ये अच्छा है। मेरा ख्याल है कि ब्राजीलियों के पास नहीं है, कोई मसला नहीं अगर आप रूसी हैं, अगर आप अमरीकी हैं। अगरचे सान पाउलो में पुर्तगाली जबान गालिब है, लेकिन ये एक नस्ली शहर है जो नाकाबिल यकीन हद तक मुतनौवे है और यहाँ पुर्तगाली अक्सरियत में नहीं है। सबसे बड़ी ग्रुपों में 1 मिलियन अरब, 3 मिलियन अफ्रीकी, 3 मिलियन पुर्तगाली और पूरे 6 मिलियन इतालवी है। ये तो रोम अमेलान से भी ज्यादा है। ब्राजील में हिजरत की लहरें कभी खत्म नहीं हुई और मिसाल के तौर पर उनमें से एक का नतीजा ये मेट्रो स्टेशन है जो अर्मनी मुहाजिरीन की मदद से बनाया गया। सान पाउलो में एक और बड़ी नस्ली ग्रुप जापानी है। यहाँ 3 लाख है और टना जापानी कम्युनिटी से जड़ी हुई है। तुम यहाँ इतने सारे जापानियों के साथ दोस्ती क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं शुरू से ही 2 जापानी कंपनियों में काम किया। मैं जापानी बोलता हूँ। मुझे बुनियादी तौर पर ये सारी जापानी सकाफत पसंद है और बुनियादी तौर पर यहाँ मेरे तमाम जानने वाले खालिस जापानी हैं जो ब्राजील में पैदा हुए हैं। इजाक की पुर्तगाली जोड़े हैं। क्या तुम चेहरे से बता सकते हो कि ये पुर्तगाली है या ब्राजीली? चेहरे से? नहीं। जब वो कहते हैं ये पुर्तगाली है तो ऐसा नहीं है कि जिल्द का रंग थोड़ा मुख्तलिफ है। नहीं, लेकिन एक ब्राजीली है जो लगता है कि और तुमसे खास तौर पर ये लोग हैं जो ब्राजील छोड़ना चाहते हैं। वो अक्सर कहाँ जाते हैं? Америка сейчас. Но я был, может быть, в Португалию, потому что я очень хочу жить в Европе. В Европе это очень полегче посетить другое место, как Италию, ближе Францию, например, я думаю. Потом это было очень проще путешествовать. अब जंग के बारे में क्या बातें होती हैं यूक्रेन में? अगर सच बताऊं तो मुझे इतना इल्म नहीं है कि कहना कि रोज सही है। Украина правильно или нет, но я только думаю, что население нет виновных, как если Путин, если Зеленский делают так или так, это население не виновны. मैं रूस और यूक्रेन जाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब नहीं। जंग, मैं तो रूस को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है शायद ये यूक्रेन में सस्ता है, और क्योंकि कम अज कम लोग कहते हैं कि यूक्रेन सस्ता है। В отеле, например. А с русскоязычными ты общаешься здесь? Русских найти можно, но мне не очень хочется. Ну, типа, я уехала из России, где одни русские, в Бразилию, чтобы искать русских. По России тоска была? И была по друзьям, по родным. जब भी मेरी ईद आती है मैं यहाँ अपनी खातिर बोशक बनाता हूँ और कहीं ना कहीं करीम के साथ बिरयानी भी बनाता हूँ और कभी घर भी गई हूँ। हाँ, और बस ये मेरे लिए ऐसे ही है। मैं रोज में छुट्टी पर गई थी
समझते हो, जब तुम रूस आते हो, खास तौर पर ब्राजील के बाद, तो तुम पर एकदम से उदासी की लहर आ जाती है, एक सियाही की लहर। तुम देखते हो कि लोग सब बहुत थके हुए हैं, कुछ कड़वाहट के साथ, और यहाँ सब मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ सब खुश हैं। कभी कभी तना रूस जाती है। मेरे पास दादी 93 साल की है। कैसे कहूँ, जब तक खानदान को कभी कभार देखने के मौके हैं, मैं उनका फायदा उठाती हूँ। मैं आई थी अपने अंदर, मेरे अपने शहर में, बिल्कुल हवाई अड्डे पर। हम अभी बाहर निकले हैं, हमारे पास आते हैं पुलिस वाले, कहते हैं सलामती की दुआ देता हूँ, छोटे कागजी काम, और मेरे सब कुछ गिर गया। मैं सोचती हूँ वो मेरा इंतजार कर रहे थे, और पता चला कि मेरी माँ ने सिगरेट जलाया, और वहाँ सिगरेट पीना मना है। उन्होंने इसे बस सिगरेट के लिए पकड़ लिया, और मैं बस इस लम्हे खड़ी हूँ और सोचती हूँ बस ये। तो तुमने पकड़ी और बेकवे गई। फिर भी ब्राजील के नुकसानात के बारे में सवाल के बाद तानी को बस रुकना नामुमकिन है। ये दुनिया का पहला मकाम है, शायद मेरी याददाश्त में, जहाँ मैं ना तो पैसे निकाल सकती हूँ, ना ही तब्दील कर सकती हूँ। दर हकीकत यहाँ कुछ मसला है, ATM काम नहीं कर रहा, सब एक्सचेंज सेंटर इतवार को बंद होते हैं। क्या नॉर्मल है कि ब्राजील में कुछ काम नहीं कर रहा? मैं ये कहूँगी, अगर यहाँ कुछ काम कर रहा है तो ये वाकई एक बड़ी फतह है। मुझे याद नहीं है कि ये मास्को में है। बिजली बार बार चली जाती थी। यहाँ तो बस ये एक आम बात है कि तुम्हें हफ्ते में चंद बार बिजली चली जाएगी। तुम कहीं, मैं नहीं जानती, हेयर ड्रेसर के पास अपॉइंटमेंट ले रही हो। तुम हमेशा यहाँ इंतजार करोगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार अपॉइंटमेंट ली है। और सेहत का निज़ाम तो बिल्कुल बर्बाद है। अदल मुख्तसर में कहूँ, उनके पास एक निज़ाम है कि तुम हर महीने इंश्योरेंस के लिए पैसे देते हो, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए तुम्हें 30 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो हकीकत में जब तुम सिर्फ इंश्योरेंस खरीदते हो तो तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ठीक है, हमेशा मुलतवी होते हैं। इनके पास बड़ी तादाद में क्लिनिक हैं, और ये क्लिनिक कई मंजिला इमारतों में खरीदारी के मराकज में वाक़ हैं। कोई भी तुम्हें ये नहीं बताता कि उन्हें कैसे तलाश करना है। तुम्हें बस ये बताया जाता है कि घर का नंबर और गिल्ली अब तुम खुद देख लो जैसे चाहो। मैं इस वक्त गई, उन्होंने मुझे नहीं लिया। हम सिर्फ कबूल करते हैं। पुर्तगाली बोलने वाले लोगों के लिए मैंने कहा, बस मुझे एक कागज दिखा दो। नहीं, मुआफ कीजिए। मैं वहाँ 2 घंटे बैठी रही। मुझे इंश्योरेंस वालों ने दोबारा फोन किया, कहा घर जाओ, रिकॉर्डिंग मनसूख हो गई। रूस में शोर मच जाता, अब क्या, आपको क्या हो गया, कोई रद्दे अमल नहीं देता। अपने ब्राजीलियों के साथ ऐसा ही है। ये सिर्फ है इनके लिए तो जैसे कि मनसूखी, मुलतवी करना या कुछ और, ये बड़ा मसला नहीं समझा जाता। हाँ, यहाँ तो बुनियादी तौर पर क्लाइंट्स भी इस पर खास तौर पर कोई रद्दे अमल नहीं देते। तो 1 महीने बाद में बिल्कुल बस ये कि कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जानता है कि कैसे घुसना है। और टैक्सी और डिलीवरी के मामले में भी तन्हा नाखुश। लेकिन समझो, यहाँ लोगों को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास खाने की तफसील, टैक्सी और मुख्तलिफ ब्यूटी चीजों जैसे कि नाखून, पलके वगैरह के लिए कुछ आला मुतालिबात हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ समझा जाता है कि मेहनत के बगैर तालाब से मछली नहीं पकड़ी जा सकती। वहाँ то बस यही है। А здесь больше именно про то, чтобы жить И не париться. и не париться. Да, вот это вот реально акуна матата. मैं सान पाउलो में अपनी मौजूदगी का आधा वक्त राब्ते के मसले को हल करने में गुजार चुका हूँ, और अभी तक ये हल नहीं हुआ। मैं रोमिन पर रहता हूँ, जो मेरे लिए मकामी राब्ते के वाहिद ऑप्शन से सस्ता पड़ता है। लेकिन ओक्साना के मुताबिक ब्राजीलियों पर गुस्सा आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फितरी तौर पर मेहरबान है। उनके लिए सब कुछ मुस्कुराहट और पुरसुकून है। ये उनका पसंदीदा लफ्ज है। तवज्जो मरकूज, सुकून से, और वो शाइस्तगी को बहुत अहमियत देते हैं। बदतमीजी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर हमारे यहाँ रोज में नहीं है कहना मुमकिन है, तो यहाँ नामुमकिन है। बेहतर है यहाँ कहीं और फिर न करें। बेहतर है कि हाँ है कहा जाए। एक नुक्ता है,
हाँ या हाँ कहना और आखिरी लम्हे में, मसलन जैसे हमें दावत दी गई थी, मेरे शौहर के दोस्त की नए घर में दावत, इस तारीख को मैं जानती थी कि हम इससे पहले रियो चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं उन्दर्रे, वो कहता है ओक्साना, ऐसा नहीं हो सकता, हमें कहना चाहिए शुक्रिया, आएंगे, और वहाँ आखिरी लम्हे में आना नहीं होता। तो हमारे हिसाब से ये बदतर है। По-нашему То это есть ты как бы хуже, кидаешь в последний конечно. момент. उनके यहाँ कोई तरीका नहीं। हाँ उनके यहाँ कहना पड़ता है, आना बेहतर है, इनकार करें। Посмотри, вот здесь градус видят к нашему дому. अब घर की तरफ, वहाँ आप रहते। Да. Ну-ка попробуй. Это да. Все, давай вперед, сынок. Это сын Виты Лев. Он ходит в бразильскую школу уже несколько месяцев. और तुम्हें कहाँ रहना पसंद है यूक्रेन ब्राज़? Жить в Украине. क्या तुम्हें यूक्रेन क्यों? Потому что я люблю бабушку и дедушку. किससे दोस्ती हो? उनका नाम? Теодору. Теодору? Да. ये एक ब्राजीली लड़का है। अब ब्राजीली जबान में कैसे बात करते हैं? हाँ, इस जबान में जिसे मैंने ब्राजीली कहा, लड़के ने पहले चंद महीनों में बोलना शुरू कर दिया। Малый ходит здесь в सадик. वो जाता है, हाँ यहाँ इसे स्कूल कहते हैं। इसकी उम्र 4 साल है और वो 4 साल की उम्र के ग्रुप में जाता है। पुर्तगाली में पढ़ाई हो रही है, वो अंग्रेजी सीख रहे हैं। वहाँ मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, प्लास्टियासीन, रक्स। उनके पास एक छोटा सा फुटबॉल का मैदान भी है, बहुत छोटा है, लेकिन क्या चाहिए, फॉर्म खरीदना जरूरी है। और ये सब पैसों में कितने का पड़ता है? ये $600 महीने के हैं अमरीकी, जुज वक्ती के लिए। ये 5-6 घंटे हैं और 4000 रियाल कुछ पैसों के साथ पूरे दिन के लिए है। मैं जुज वक्ती के लिए देता हूँ। सुने, $600 जुज वक्ती के लिए, ये ब्राजील के लिए ठीक है ना? ब्राजील के लिए ये थोड़ा महंगा है, लेकिन इस इलाके के लिए ये महंगा नहीं है, क्योंकि मैंने पड़ोसियों से पूछा था कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और उनके लिए वहाँ स्कूल यानी प्री स्कूल शुरू हो रहा है। हजारों डॉलर। अगर पढ़ाई ज्यादातर अंग्रेजी में हो तो ये $1200 महीने में और भी ज्यादा हो सकता है। ये सिर्फ माहाना अदायगी है और कहीं शायद 10% ब्राजीलियों के पास ये बर्दाश्त करने की इस्तिताअत हो सकती है। स्कूलों में तालीम तो निजी स्कूलों में, और वो कुछ अपनी मुफ्त स्कूलों में जाते हैं। और यहाँ मुफ्त प्री स्कूल हैं। राय मुख्तलिफ है, हाँ, क्योंकि यूक्रेनियों से मुलाकात और बातचीत के बाद वो कहते हैं नहीं, हम नहीं भेजते, ये बुरा है। सेहत की सहूलियात खराब, तालीम बहुत खराब। टेलीग्राम में सान पागलों के बारे में एक ग्रुप है, वो कहते हैं नहीं, सब ठीक है, हम अपने बच्चों को दाखिल कर रहे हैं। एक प्री स्कूल था, एक स्कूल था जो 2000 रियाल में था, वो बहुत ही अजीब लग रही थी। मैं जवानी में सहाफ़ी के तौर पर काम करती थी और बच्चों की कॉलोनी में रही हूँ, यही तो बच्चों की कॉलोनी। जब मैंने सीडी देखी तो मैंने इस इलाके में जो पैदल चलने की फासले पर था देखा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है और यहाँ टैक्सी के साथ मसाइल हो सकते हैं। जब वो देखते हैं कि आप गैर मुल्की हैं तो आपका नाम सेरिलुक में भी जाहिर होता है और वो इतनी मुस्कुराहट के साथ खुश होते हैं। ये उबर है, ये वहाँ, यानी कोई भी ऐसा टैक्सी नेटवर्क वाली। और एक जगह थी जहाँ मैं पहले भी कई बार गई हूँ, वहाँ पहुँचने में 8-10 मिनट लगते हैं। और अक्सर ऐसा होता था, न कि बार बार, कुछ बार ऐसा हुआ कि वहाँ जाने में मुझे 8 मिनट लगते थे और वापस आने में मुझे वक्त लगता था। बच्चे को बाग से लेने में बहुत मुश्किल हुई और उसने मुझे 40 मिनट तक घुमाया, बस ऐसी झोंपड़ियों में। यानी कीमत बढ़ा रहा था, है ना, कीमत बढ़ा रहा था। ब्राजील में दस्तावेजात बनवाना मुश्किल नहीं। बुक मुहाजिरीन के लिए खुला है। सीखने का एक आसान तरीका यह है कि आप वहाँ रहें। हकीकत में ब्राजील एक ऐसी मुल्क है जहाँ जाना आसान है। मैं ब्राजील में सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती और न कभी चाहा। बस यहाँ मुकम्मल रास्ता तय करना है। असल में एक रिहायशी कार्ड हासिल करने के लिए मैंने अदायगी की 50,000 रूबल За занятия в языковой школе. जो चीज मुझे रूस से फौरन लानी थी वो ये थी कि मेरे पास कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप हमेशा GUFLGAI से हैं? ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। वहाँ की तरह पैदाइश का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, वो सब वहीं था, और रसीद और वो खत जो इस स्कूल से है जहाँ तुम पढ़ने का इरादा रखते हो। ये सब कुछ लगाते हो और तुम्हें 1 साल के लिए रहाइश मिल जाती है। अगर तुम अपनी मौजूदगी को ब्राजील में बढ़ाने का इरादा रखते हो, ब्राजील में अपनी मौजूदगी, तुम इसी स्कूल से जहां तुमने पढ़ाई की एक और खत मांगते हो जहां तुम्हें बताया जाता है कि तुम कितने अच्छे तालिब इल्म हो। और मैंने बिल्कुल भी कोई क्लास नहीं छोड़ी। अच्छा बच्चा पढ़ाई जारी रखेगा।
यहाँ कोई खास वीजा नहीं है, तो कम अज कम मेरे पास ये नहीं लिखा कि मैं तालिब इल्म हूँ या कुछ और। मेरे पास बस ये लिखा है कि मैं रिहायशी हूँ। ब्राजील पनाह गजीनों की मदद करता है, बुनियादी तौर पर सिर्फ दस्तावेजा। ये वाहिद चीज जो मुफ्त है वो यूक्रेनी कम्युनिटी है। हम हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। वो हमें पुर्तगाली जबान के कोर्सेज कराते हैं। तो क्या तुम जापान का इरादा रखते हो? लेकिन वहाँ महंगा। अगर तुम्हें नौकरी मिलेगी तो क्या तुम उसे संभाल सकोगे? हकीकत में ये एक बड़ा अफसाना है कि वहाँ महंगा है। क्योंकि किसी भी जापानी से पूछो जो मॉस्को आया है, वो कहेगा कि मॉस्को में महंगा है, और ये वाकई ऐसा ही है। मॉस्को में टोक्यो से ज्यादा महंगा है, और सिर्फ अब उनके यहाँ 40 सालों में पहली बार महंगाई शुरू हुई है। पहली बार उनके यहाँ महंगाई कम हो रही थी, उनके यहाँ इसके बरक्स तमाम कीमतें कम हो रही थीं। मैं राज बताऊंगा। वीडियो जारी होने के वक्त टना जापान में है, जहां वो आगे रहने का इरादा रखती है। वीता ब्राजील के शुमाल में रह रही है, लेकिन वो सान पाउलो वापस जाना चाहती है। सान पाउलो की खतरात के बावजूद मैं यहाँ से इस तरह जा रहा हूँ कि मेरे हाथ, पाँव और फोन सब ठीक है। 20 मिलियन लोग यहाँ नाचने, पीने, मोहब्बत करने और अगर किस्मत ने साथ दिया तो सफाई में रहने के लिए रहते हैं। ब्राजील हमेशा मेरे दिल और मेरे चैनल में रहेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब्सक्राइब करो। वोवा कारमानोफ। खुदा हाफिज।